हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं आपका अपना टीचर अमरीक सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एजुट्री, उसमें आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, इससे पहले जो मैंने वीडियोस पोस्ट की है क्लास 10th और क्लास 8th के लिए, उसमें आपने भरपूर प्यार दिया, जिसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। तो बच्चों, आज उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए क्लास 10th के लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। बच्चों, इस लेसन के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे फॉर्मूलेस हैं, तो मैं पूरे हर टाइप के सम्स को कवर करने की कोशिश करूंगा। इसमें कुछ ट्रिकी सम्स भी में आएंगे और पहले हम इजी से स्टार्ट करेंगे। मैं ऐसे क्वेश्चंस मैंने चूज़ किए हैं इसके लिए, ताकि आपका सारा कंसेप्ट, पूरे लेसन का कंसेप्ट आपका क्लियर हो सके। तो आज जो क्वेश्चंस मैं कवर करने वाला हूँ इसके अंदर, वो आपके स्क्रीन पर ये रहे, आप देख सकते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसके कुछ टेक्निकल टर्म्स जो होती हैं उससे आपको फेमिलियर करवाता हूं, फिर उसके बाद हम इसको चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब जल्दी जल्दी स्टार्ट करके पहले इसके टर्म्स के बारे में समझ लेते हैं, वो होते क्या है। पहली जो टर्म होती है, हमारा सर्कल है, सर्कल का एक सेंटर होना जरूरी है। कि सर्कल है तो ये सेंटर है, सपोज ओ। इसके ऊपर हम सर्कमफ्रेंस के ऊपर 2 पॉइंट मार्क कर लेते हैं, सपोज ए पॉइंट और बी पॉइंट। सर्कल के ऊपर कोई भी 2 पॉइंट हो, उसको जो लाइन ज्वाइन करती है, उस लाइन सेगमेंट को हम कहते हैं कॉर्ड। अब कॉर्ड की लेंथ कहीं पर भी हो सकती है, उसकी डायरेक्शन कहीं पर भी हो सकती है। मैं ऐसे भी बना सकता हूं, ऐसे बना सकता हूं, ऐसे बना सकता हूं। तो सपोज मैं एक और कॉर्ड बनाता हूं, ये सपोज इसको ले लेते हैं पी क्यू। अब अगर आपसे पूछे व्हाट इज कॉर्ड, तो आप बोलेंगे कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट हैविंग बोथ द एंड पॉइंट्स ऑन दिस सर्कल। तो ए भी सेटिस्फाई कर रहा है इसकी कंडीशन को, यस, क्योंकि इसके दोनों पॉइंट जो एंड पॉइंट्स है लाइन सेगमेंट के, वो सर्कल के ऊपर है, तो ये कॉर्ड है। नाउ व्हाट अबाउट पी क्यू, क्या पी क्यू के दोनों पॉइंट सर्कल के ऊपर है? यस, दोनों पॉइंट पी और क्यू दोनों सर्कल के ऊपर है। तो अगर मैं इसको कॉर्ड बोल सकता हूं? यस, इट इज आल्सो कॉर्ड। अब आप बोलोगे सर ये तो डायमीटर है क्योंकि सेंटर से पास हो रहा है। यस बच्चों, तो डायमीटर इज आल्सो अ कॉर्ड, डायमीटर इज आल्सो अ कॉर्ड। अब अगर मैं यहां से ड्रॉ करता हूं, ये भी कॉर्ड है, 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 ये भी कॉर्ड है। अब देखो, ये कॉर्ड सबसे छोटा, फिर थोड़ा बड़ा 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 बड़ा, ये सबसे बड़ा। तो लार्जेस्ट कॉर्ड इन अ सर्कल इज डायमीटर। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द लार्जेस्ट कॉर्ड इन अ सर्कल कॉल्ड, तो वो होता है डायमीटर। ओके, तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अब इसके अंदर सेगमेंट क्या होता है। एक सर्कल है, अगेन सर्कल के ऊपर मैं 2 पॉइंट मार्क कर लेता हूं, सपोज ए एंड बी, जैसे पहले लिया था, इसको ज्वाइन कर लेता हूं। नाउ एरिया एनक्लोज्ड बाय अ कॉर्ड इज नोन एज अ सेगमेंट। अब यहां पर देखो, ये कॉर्ड था, तो ये जो पार्ट है ये क्या है? ये सेगमेंट है। तो एक कॉर्ड ने, एक साइड कॉर्ड है और दूसरी साइड क्या है? सर्कमफ्रेंस आर्क है। तो इसके अंदर जो एरिया है दैट इज नोन एज सेगमेंट, तो इसे हम बोलेंगे सेगमेंट। नाउ अब काफी सारे क्वेश्चंस के अंदर एक टर्म आएगी जहां लिखा गया मेजर सेगमेंट। तो अब मेजर मतलब होता है बड़ा। तो अब सेगमेंट तो मुझे एक दिख रहा है यहां पर, तो बड़ा सेगमेंट क्या हुआ? तो नहीं बच्चों, यहां पर जब ये कॉर्ड होते हैं तो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है सर्कल को। एक ये पूरा बड़ा वाला पार्ट है और एक छोटा वाला पार्ट है। तो छोटे वाले पार्ट को हम लोग कल्ला सेगमेंट भी बोल सकते हैं, और या फिर माइनर सेगमेंट, MINOR, माइनर सेगमेंट बोल सकते हैं। ये वाला पार्ट माइनर सेगमेंट हो गया, और जो बड़ा वाला पार्ट है इसे हम बोल सकते हैं मेजर सेगमेंट, MAJOR, मेजर, SEG सेगमेंट। तो इसे बोलते हैं मेजर सेगमेंट। ओके, तो अब हम माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं उसके बेस पे भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे, उसके फॉर्मूलेस बताएंगे। तो वो आपको जैसे से आगे कंटिन्यू करेंगे वीडियो को,
आपको बताऊंगा। अच्छा एक चीज़ और, आपको एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट या सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए जो आपके एनसीईआरटी के अंदर तरीका दिया होगा ना, बहुत लेंदी मेथड है। मैं आपको बहुत ही शॉर्टकट छोटा तरीका बताऊंगा, एक फॉर्मूला बताऊंगा, उस फॉर्मूले में आपने वैल्यू पुट करनी है और आंसर कैलकुलेट करना है, दैट्स इट। वहां पर ऐसा कुछ नहीं है कि पहले ट्रायंगल का एरिया निकालो, एरिया ऑफ सेक्टर निकालो, फिर उसको माइनस करते रहो, हम ऐसे झंझट में नहीं जाएंगे। तो मैं आपको शॉर्टकट तरीका यूज़ करूंगा जिसके अंदर सिर्फ एक फॉर्मूला बताऊंगा, उस फॉर्मूले में आपने वैल्यूज पुट करनी है, दैट्स इट, और एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट निकल आएगा। तो वो उसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। तो अब नेक्स्ट हम जो हम पढ़ने वाले हैं वो है सेक्टर। सेक्टर क्या होता है, देखो अगर मेरे पास एक सर्कल है और सर्कल के ऊपर दो रेडियस है, एक रेडियस एक यहां पर, एक रेडियस यहां पर है, इसका नाम लेते हैं मान लो पी क्यू। तो ये मेरे पास दो रेडियाई है, तो दो रेडियाई के बीच में और इस आर्क के बीच वाला जो एरिया होता है, दिस एरिया इज नोन एज सेक्टर, SECTOR सेक्टर। तो अगेन ये छोटा सेक्टर है तो इसलिए इसको बोलेंगे माइनर सेक्टर भी बोल सकते हैं हम लोग, M माइनर सेक्टर या कला सेक्टर भी बोल सकते हो। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट मेजर तो हम उसको बोलेंगे मेजर सेक्टर, MAJOR मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर कौन सा है, ये जिस पे मैं डॉट लगा रहा हूं, ये मेजर सेक्टर है। तो जिसको मैंने डॉट एरिया से कवर किया, दिस एरिया इज नोन एज मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर बड़ा होता है और माइनर सेक्टर छोटा होता है। ओके, अब इसका एरिया कैसे निकालते हैं, मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर के एरिया कैसे निकालते हैं, वो भी इस टाइप के सम्स में हम इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट इज आर्क। अब एक सर्कल है, सर्कल के ऊपर कोई भी दो पॉइंट हो सकते हैं कहीं पर भी, उसका नाम ले लेते हैं मान लो इस बार M एंड N। तो यहां से लेकर यहां तक की जो बाउंड्री होती है इसे हम बोलते हैं आर्क, ARC। अब आप पूछोगे सर क्या इसमें मेजर और माइनर आर्क हो सकता है, यस हो सकता है। अगर ये जो लेंथ है, अगर ये लेंथ छोटी लेंथ है तो उसे हम माइनर आर्क बोल सकते हैं, और यहां से लेकर यहां तक बोलेंगे तो उसे हम बोलेंगे मेजर आर्क। ओके, अब आर्क को डिफाइन करने के लिए हम दो अक्षर से बोल सकते हैं। जैसे मैं बोलता हूं, मान लो मैंने बोल दिया MN आर्क। अब आर्क कैसे लिखें, ऐसे MN आर्क, इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो कंफ्यूजन हो सकती है ना, कि आपको कैसे पता सर कि M से लेकर M तक यहां तक ऐसे जाना है या ऐसे जाना है, हो सकता है ना, यस हो सकता है। तो जब हम ऐसे लिखते हैं जिसके अंदर माइनर आर्क और मेजर आर्क दोनों हो, इन दैट केस हम इसको शॉर्टकट फॉर्म की जगह हम इसको थोड़ा और डिफाइन करते हैं। कैसे, यहां पर एक पॉइंट ले लो कोई सा भी, इसके अंदर इसको डालते हैं A, तो इसका नाम हो जाएगा, इसको बोलेंगे हम लोग MAN आर्क। तो MEN आर्क हो गया। अगर मेजर आर्क बताना है तो आपने क्या करना है, इस एरिया में भी एक पॉइंट को मार्क कर लो। सपोज हम ले लेते हैं इस बार P, तो M से लेकर P होते हुए N तक, तो हम इसको बोलेंगे MPN आर्क। तो जब हम मेजर आर्क की बात करेंगे तो एक पॉइंट ले लो, कोई सा भी ले सकते हो आप, तो M से स्टार्ट होके P से घूमते हुए N तक जाएंगे, तो MPN आर्क होते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब इसका आर्क का लेंथ कैसे निकालते हैं वो भी हम इसके अंदर एक क्वेश्चन लेके आपको एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, इसकी लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालेंगे, वो भी उस टाइप के सम हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन हमने करना है वो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। नाउ दे आर सेइंग एक क्लॉक है, उसके अंदर जो मिनट हैंड है उसकी जो लेंथ है 10 सेंटीमीटर है। 8 बजे से लेकर 8:25 तक जब मिनट हैंड पूरा स्वैप करेगा, मतलब अपनी घड़ी की सुई पूरी घूमेगी, तो वो कितना एरिया कवर करेगी उस मिनट हैंड की सुई, तो वो कैसे निकालना है उसके लिए आपको डायग्राम बनाना जरूरी है। देखिए ये आपके पास क्लॉक होगी, यहाँ 12 लिखते हैं, 6 3 9, यहाँ दो पॉइंट्स आएंगे 1 2 4 5 7 8 10 11। अब दे आर सेइंग कि जो मिनट हैंड है वो पहले कब था 8 o'clock, तो मतलब उसकी जो बड़ी सुई थी या मिनट हैंड की सुई थी वो पहले क्या थी
यहां से लेकर 8:25 तक मैं यहां पर आर्स वाला हैंड नहीं ड्रॉ करने वाला हूं, क्योंकि हमें मिनट हैंड से मतलब है, तो हम मिनट हैंड एक ही हैंड बनाने वाला हूं यहां पर। तो ये मिनट हैंड है, इसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर की। ये पहले 12 पे थी, उसके बाद 8 o'clock के बाद 8, तो कहता है पहले सुई 12 पे थी, उसके बाद 8:25 पे 8:25 पे जब घड़ी पहुंच जाती है, 8:25 कैसे होता है, यहाँ 5 मिनट हो गए, 10, 15, 20, 25, तो ये मिनट हैंड की सुई यहाँ तक पहुंच चुकी है। तो अब जब वो सुई यहाँ पर थी, यहाँ से घूमकर जब वो 25 मिनट हो जाएंगे, मतलब 8:25 हो जाएंगे, तो इतने एरिया में कितना एरिया कवर किया, तो कितना एरिया कवर करेगा, यहाँ से घूमते हुए ये सुई ऐसे जाएगी तो यहाँ तक, तो ये जो एरिया निकलेगा, ये एरिया हमने निकालना है। इसका एरिया कैसे आएगा? ओके, सुई की लेंथ 10 सेंटीमीटर थी, तो हम बोले कि रेडियस, तो ये इस केस में हमारा रेडियस हुआ, क्योंकि जब सेक्टर बनाते हैं हम लोग, एक सर्कल है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सेक्टर निकालना है, तो इसका एरिया निकालना है आपने। तो इस सेक्टर का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, पहले रेडियस ही होता है, तो रेडियस इस केस में 10 सेंटीमीटर है, तो हम इसको रेडियस 10 सेंटीमीटर लेते हैं। तो पहले लिखो रेडियस या लेंथ ऑफ मिनट हैंड कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब रेडियस कितना हुआ, रेडियस को हम लिखेंगे 10 सेंटीमीटर। ओके, नाउ एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। अब एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए आपको देखो दो चीज़ें चाहिए होती है, मैं उसका फॉर्मूला बता देता हूँ आपको, पहले फॉर्मूला लिखता हूँ। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू πr²। पहले फॉर्मूला समझ लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू πr²। πr² क्या होता है, पूरे सर्कल का एरिया, बट मुझे पूरे सर्कल का एरिया नहीं कवर करना, मुझे क्या करना, कवर करना है, मुझे क्या कवर करना है, मुझे सिर्फ एक छोटा सा पोर्शन कवर करना है। कौन सा पोर्शन, जो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जब ये सुई घूमेगी तो ये एरिया जो कवर होगा, तो उसके लिए θ/360। अब थीटा क्या है, थीटा होता है सेंट्रल एंगल। अब हमारे केस में तो सेंट्रल एंगल है नहीं है, तो उसके लिए हम इस फॉर्मूले को थोड़ा चेंज कर देंगे। जब ये थीटा ना गिवन हो तो हम इसके लिए फ्रैक्शन यूज़ कर सकते हैं। फ्रैक्शन क्या, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, फ्रैक्शन ऑफ सेंट्रल एंगल मल्टीप्लाई बाय ये πr²। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपके पास थीटा गिवन नहीं है तो ये तो लग नहीं सकता θ/360, तो आपने क्या करना है, उसकी जगह ये फॉर्मूला याद रखो, फ्रैक्शन ऑफ सेंट्रल एंगल। सेंटर में जो फ्रैक्शन बन रहा है, एंगल जो कवर कर रहा है उसका जो फ्रैक्शन है, उसको भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं πr² से। अब बोलोगे सर ये क्या आ गया है नए टर्म्स, तो मैं आपको इजी बताता हूँ इसको कैसे करना है। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अगर मैं पूरे सर्कल को देखो, तो इस केस में क्या है, यहाँ पर 12 था, यहाँ पर 6 था, तो 12 से लेकर 6 तक एक लाइन ऐसे, एक 9 से लेकर 10 तक, फिर एक लाइन यहाँ पर, एक लाइन यहाँ पर, एक लाइन यहाँ पर, एक लाइन यहाँ पर, तो ये 12 पार्ट्स हो गए। अब 12 पार्ट्स में से टोटल पार्ट्स कितने थे, 12 पार्ट्स में से कितने पार्ट्स इसे कवर कर लिया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पार्ट, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो ये 5 पार्ट हो गया। मतलब ये वाला एक पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया, ये तीसरा पार्ट हो गया, ये चौथा पार्ट हो गया, ये 5वां पार्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पर लिखा था 12, यहाँ पर लिखा 5, तो ये कितने पार्ट्स हो गए, ये हो गए 5 पार्ट हो गए, 1 2 3 4 5। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पार्ट कवर कर लिया उसने, ये 1 2 3 4 और 5, तो 1 2, एक इन दोनों के बीच का एक पार्ट हो गया, इन दोनों के बीच का सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, टोटल 5 पार्ट हो गए। तो 5 आउट ऑफ 12 पार्ट, तो 5 आउट ऑफ 12 पार्ट इंटू πr², इंटू πr²। अब पाई की वैल्यू अगेन 22/7 ले सकते हो या 3.14, जो आपके क्वेश्चन में गिवन हो।
रेडियस हमारा 10 था तो इसलिए 10 ले लिया, 10 इंटू 10, 10 स्क्वायर। अब ये 5 2 से जाता है तो ये 6 2 ज़ा 12 और ये 11 2 ज़ा 22। ओके, तो अब इसकी कटिंग और हो सकती है। यस, ये इवन नंबर है तो इसकी कटिंग 3 से हो जाएगी। 3 2 ज़ा, ये भी इवन नंबर है तो इस यहाँ आ जाएगा 5। तब कितना आया? तो आ जाएगा 5 11 ज़ा 55, 55 5 ज़ा, ये आ जाएगा 275, 275 और साथ में एक जीरो थी, साथ में जीरो लगा देंगे। नीचे कितना बचा? 7 3 ज़ा 21। तो इसको डेसिमल में करना, डेसिमल में कर लो, ऐसे छोड़ना ऐसे भी छोड़ सकते हो। तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो इस तरीके से आप इसका एरिया निकाल सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप करने वाले हैं वो है, ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या बने, वो कहता है ए बी एंड सी डी आर टू आर्क ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। पहले समझा दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं। अगर एक सर्कल है तो उसका सेंटर भी होगा, तो ये सपोज उसका सेंटर है एक सर्कल का। अब सेम सेंटर जो है वो एक और सर्कल का होगा। अब इस सर्कल का सेंटर क्या है, वो भी सेम होगा। इमेजिन कर लेते हैं ओ है, तो इस टाइप के सर्कल्स को हम कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन मतलब सेम, सेम सेम क्या, सेंट्रिक सर्कल, उनका सेंटर सेम होगा। दिस इज नोन एज कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। वो कहता है दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के ऊपर दो आर्क है, ए बी और सी डी। तो ये सपोज छोटी वाली आर्क है, इसको ले लेते हैं ए बी, और ये आर्क इसके ऊपर बड़ी वाली के ऊपर है, इसको ले लेते हैं हम लोग सी डी। तो ऐसे करके ये फिगर है। इस फिगर को पूरी ना बना के उन्होंने सिर्फ ऐसे गिवन है हमारे पास क्वेश्चन में अंदर। ठीक है, तो हमने इसको सॉल्व करना है। ओके, तो अब उसने फाइंड क्या बोला, दे आर सेइंग फाइंड द शेडेड एरिया। कौन सा एरिया शेड किया हुआ, ये वाला एरिया। तो ये वाला एरिया शेड किया हुआ, इसको निकालना आपने। ओके स्टूडेंट्स, तो अब इसको कैसे करना है, सबसे पहले क्या करना है आपने, ये बड़े वाले सेक्टर का एरिया निकाल देना है। इसका एरिया फॉर्मूला है आपके पास, अभी जो हमने किया था उसी तरीके से आपने पहले बड़े वाले सेक्टर का एरिया निकालना ना। उसके बाद उसमें से ये छोटा वाला जो सेक्टर है इस एरिया को माइनस कर देना है। तो माइनस कर देना, तो बाकी बचा हुआ एरिया कौन सा होगा, ये वाला एरिया होगा। तो देखो आपको ये जो फिगर थी कितनी कॉम्प्लिकेटेड लग रही थी देख के, बट यहाँ पर कितनी ईजी दिख रही है हमें। तो अब चलिए अब स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा सेक्टर, ओ ए बी, ये छोटा वाला एरिया। एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी विथ रेडियस, रेडियस कितना था, ओ ए। तो इसका एरिया निकालना है। इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास वही था, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब आर क्या है, आर ये छोटा रेडियस है तो इसलिए मैंने स्मॉल आर ले लिया। आप छोटे रेडियस को स्मॉल आर ले लो और बड़े वाले एरिया को, बड़े वाले रेडियस को कैपिटल आर ले लेते हैं। जैसे इसको इसको ले लेते हैं स्मॉल आर, और यहाँ से लेकर जो यहाँ तक है इसको ले लेते हैं कैपिटल आर। ठीक है, अब थीटा की वैल्यू क्या आती है, 360 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू हम बाद में पुट करेंगे। तो मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ कि आपको जल्दी कैसे आंसर निकल सकता है बिना कैलकुलेशन के, मतलब कम कैलकुलेशन होगी। तो ये आ गया एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी। अब लिखना है एरिया ऑफ सेक्टर ए डी सी, ये पूरा बड़ा वाला ए डी सी विथ रेडियस। इस बार रेडियस कितना होगा, ओ डी। तो इसका एरिया भी लिख देते हैं, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई
कैपिटल आर स्क्वायर। अब देखो कैपिटल आर इसलिए लिया क्योंकि ये बड़े वाले के रेडियस को हमने कैपिटल आर लिया था, ये आ गया। तो अब शेडेड एरिया कैसे निकालना था, हमने बड़े वाले सेक्टर के एरिया में से छोटे वाले सेक्टर के एरिया माइनस करना है। तो आप लिखो देयरफॉर शेडेड एरिया। देखो अब इसको कैलकुलेशन बताता हूँ कैसे क्यों इजी हुई हमारी। पहले बड़े वाले सेक्टर के एरिया निकाल दो, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई कैपिटल आर स्क्वायर, इसमें से माइनस करना है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई छोटा आर स्क्वायर। तो अब देखो मैंने अभी तक कोई वैल्यू नहीं डाली, ना कैपिटल आर और स्मॉल आर की वैल्यू डाली है, ना थीटा की वैल्यू डाली है। तो अब क्या करना है, हमने पहले कॉमन निकालना है। कॉमन निकालने का बेनिफिट क्या होगा, अगर मैं यहाँ इसकी वैल्यू डाल देता तो मेरे को थीटा यहाँ भी कैलकुलेट करना पड़ता है, पाई को यहाँ भी कैलकुलेट करना पड़ता, आर को यहाँ भी कैलकुलेट करना पड़ता। सिमिलरली यहाँ पे पाई, थीटा पाई और आर को कैलकुलेट करना पड़ता, तो मेरी कैलकुलेशन डबल हो चुकी होती। अब देखो इस मेथड में क्या ईजी है, इसमें कॉमन निकालना। पहले देखो थीटा इसके अंदर भी है, ये फर्स्ट टर्म है, ये पूरी सेकंड टर्म है, दोनों टर्म्स में क्या क्या कॉमन है, यहाँ थीटा ओवर 360 इधर भी है, थीटा ओवर 360 इधर भी है। तो हम इसको कॉमन निकाल लेंगे, थीटा ओवर 360 को कॉमन निकाल लिया हमने। अब पाई इधर भी है, पाई इधर भी है, तो इसके साथ पाई भी कॉमन निकाल लिया मैंने। अब क्या बचा मेरे पास, बचा इस पूरी टर्म में से थीटा भी निकल चुका है, 360 भी निकल चुका है, पाई भी निकल चुका है, तो अंदर क्या बचा, आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर। फिर माइनस था, माइनस लिख देना है। इसमें से अगेन थीटा 360 और पाई तीनों चीज़ निकल चुकी है यहाँ पर, तो क्या बचा हमारे पास, सिर्फ आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें वैल्यू डाल देनी है हमने। तो थीटा की वैल्यू कितनी थी यहाँ पर, 30 डिग्री, तो 30 ओवर 360 इंटू पाई। पाई की वैल्यू जो भी क्वेश्चन में गिवन हो, इस क्वेश्चन में पाई की वैल्यू गिवन नहीं है, तो हम 22/7 यूज़ करेंगे, इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो कैपिटल आर कितना था, कैपिटल आर की वैल्यू थी हमारे पास 21। कैपिटल आर की वैल्यू कितनी थी, 21 का स्क्वायर, माइनस स्मॉल आर की वैल्यू कितनी थी, लिखा नहीं हुआ, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं हम स्टार्टिंग में। कैपिटल आर की वैल्यू थी हमारे पास 21 सेंटीमीटर और स्मॉल आर की वैल्यू थी हमारे पास 7 सेंटीमीटर। तो अब बस कैलकुलेशन करनी है। अब कैलकुलेशन के लिए और इजी मेथड बताता हूँ। 21 इंटू 21, अगर तो किसी का स्क्वायर आता है पता है तो इजीली कर लो। इसकी वैल्यू भी 7 इंटू 7 49 होता है, इसको कर लो और कैलकुलेट कर लो। अगर मान लो इसकी जगह कोई लंबा सा नंबर आया था जैसे 21.78, तो उसके कैलकुलेशन में आपको टाइम लगता, तो बेटर ये है कि इसको फॉर्मूला यूज़ करो। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी याद है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी हम पहले भी करते हैं, 8th क्लास में पढ़ी थी, 9th में पढ़ी थी। क्या होती है, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में और ए प्लस बी एक ब्रैकेट में। तो ये फॉर्मूला याद होगा आपको अलजेब्रा का। तो हम इस आइडेंटिटी को यूज़ करके यहाँ अगर आइडेंटिटी यूज़ करेंगे तो मेरी कैलकुलेशन और ईजी हो जाएगी। चलिए करते हैं। तो पहले इसकी कटिंग कर लेते हैं जहाँ तक पॉसिबल है। 0 से 0 कट कर दिया। अब ये 3 से कटिंग होती है, 12 बचा। अब ये भी इवन नंबर, ये भी इवन नंबर है, तो इधर से कटिंग होगी 11, इधर बचा इवन नंबर 6। तो अब हमारे पास इधर न्यूमिनेटर में क्या बचा, कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा, नीचे 6। तो आंसर आ गया 1/6 मल्टीप्लाई बाय 11/7। अब यहाँ 21 माइनस 7 एक बार करना है, तो सॉरी शो करना है, तो एक बार माइनस 21 माइनस 7 और एक बार प्लस 21 प्लस 7। तो a माइनस बी टाइम्स a प्लस बी तब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मैं आपको इसको रब करके मैं ये लिखने वाला हूँ। तो ये आ गया हमारे पास 1/6 इंटू 11/7 इंटू 7 में से 21 में से 7 माइनस किया कितना बचा, 14 इंटू 28। तो ये बचा
अब देखो, अब इसकी कटिंग देखो, कटिंग हो रही है। यस, ये भी इवन नंबर, ये भी इवन नंबर है, तो इसको कट करके 3 से कर देते हैं। ये भी इवन नंबर है तो इसका कटिंग 2 से हो जाएगी, तो मतलब 7 बचा। अब ये 7 इससे कटिंग हो जाएगी, ये तो हमारे पास क्या बचा 3 और 28। क्या 3 और 28 कटिंग होती है? नहीं होती। तो अब हमारे पास ऊपर क्या बचा 28 इंटू 11, 11 इंटू 28 ऊपर बचा और नीचे बचा 3। तो इसको कैलकुलेट कर लो, तो आपका आंसर कितना आएगा? तो ये आ जाएगा 11 इंटू 28, 308/3। तो ये कितना आएगा 3 1 ज़ा 3, 02.67 और 7। तो 102.67। अब यूनिट क्या चल रहा है? सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा शेडेड एरिया। ओके स्टूडेंट्स, देखा हमने कैलकुलेशन की वैल्यू यहाँ नहीं डाली, किसी भी चीज़ की वैल्यू यहाँ भी नहीं डाली, तो हमने क्या किया, इसको पहले फॉर्मूले में डाल दिया, अब उसमें कॉमन निकाल के रख दिया। कॉमन निकालने का बेनिफिट क्या होता है कि हमें कैलकुलेशन बार बार नहीं करनी पड़ती। देखो अगर आप यहाँ डालते तो यहाँ भी कैलकुलेशन करनी पड़ती, यहाँ भी करनी पड़ती। तो अब हमने कॉमन निकाल लिया, तो उसकी वजह से मुझे इस कैलकुलेशन को एक ही बार करना पड़ा, अदरवाइज मुझे 2 बार करना पड़ता, यहाँ भी यहाँ भी। ठीक है, तो ये बेनिफिट होता है कॉमन निकालने का। ओके, आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत रहेगी तो आप मैंने एक टेलीग्राम चैनल नीचे लिंक पेस्ट कर दूंगा, उसको ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर मैं आपको जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ इसकी PDF फॉर्म में आपको अपलोड कर दूंगा, और इसके अलावा कुछ प्रैक्टिस सम्स भी सिमिलर टाइप के होंगे, उसको भी अपलोड कर दूंगा, ताकि वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी तरीके से हो जाएगी। ठीक है बच्चे, तो आइए चलते हैं अब हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। आई होप आपको मेरे मेथड समझ में आ रहे होंगे। इन केस आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट करके नीचे वीडियो के नीचे कमेंट डाल सकते हो कि आपको किस पर्टिकुलर टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है, तो मैं उसकी भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। ओके स्टूडेंट, तो अब एक किस्सा बताता हूँ आपको ना। मेरे पास एक स्टूडेंट पढ़ता था, 4-5 साल पहले की बात है। मैं उसको बोलूँ बच्चा अब सर्कल बनाओ, तो जब वो सर्कल बनाता था कैसे बनाता था? ऐसे, एक साइड तो उससे प्रॉपर बना देनी, यहाँ जाके फिर ऐसे। मैंने कहा भाई ये क्या है? कहता सर सर्कल। मैंने कहा नहीं दोबारा बना। फिर वो दब करके दोबारा बनाया, फिर से यहाँ से सर्कल सही लेकर आया, यहाँ से जाके ऐसे घुमा दे। मैंने कहा सर्कल भाई सर्कल गोल होना चाहिए। कहता नहीं सर मेरे को नहीं आता। अब इमेजिन करो 10th क्लास का स्टूडेंट है जो कितने सालों से ड्रॉ कर रहा है सर्कल, और उसको हाथ से सर्कल ही बनाना आ रहा है। तो मैंने उसको बताया, मैंने कहा बेटा आप ऐसे करके सर्कल ऐसे बना सकते हैं। तो मैंने उसको प्रॉपर्ली बताया कि बेटा आप ऐसे करो, सर्कल ऐसे करके इसको प्रॉपर्ली बनाने की कोशिश करो। सर मेरे को नहीं आता। मैंने कहा भाई कोशिश तो कर। नहीं सर मैंने बहुत कोशिश कर ली, मेरी टीचर इससे पहले वाली टीचर भी थक गई है, वो नहीं सिखा पाई मेरे को। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा आपको 2 मिनट है तेरे पास? मैं 2 मिनट के अंदर आपको तेरे को सर्कल बनाना सिखा सकता हूँ। कहता सर इम्पॉसिबल, 2 मिनट के अंदर अगर आपने सिखा दिया तो मैं आपको चॉकलेट ला के दूंगा। मैंने कहा डन। मैंने कहा काम कर, अपना एक रजिस्टर निकाल जो ऑलरेडी भरा हुआ तूने, मतलब फ्रेश पेपर की ज़रूरत नहीं है, जो पुराना ऑलरेडी भरा हुआ है, जो रफ वर्क था वो पेपर निकाल, रजिस्टर निकाल। तो बच्चे ने रजिस्टर निकाला। अब मैंने उसको एक टास्क दिया, मैंने उसको बोला बेटा अब अपना कड़ा निकालो। तो उसने क्या किया, उसने कड़ा पहना हुआ था जैसे मेरे पास है, तो उसने ऐसे कड़ा निकाला। मैंने कहा बेटा एक काम करो, अब कड़े के ऊपर ना ऐसे रख के एक सर्कल बनाओ पहले तो, ठीक है। तो उसने सर्कल कॉपी पे बनाया। अब मैंने कहा बेटा तेरे को 2 मिनट चाहिए, 2 मिनट के अंदर सर्कल बनाना सिखाऊं? कहता हाँ सर। मैंने कहा एक काम कर, पेंसिल उठाओ, पेंसिल को एक तो ऐसे नहीं पकड़ना, पास से पीछे से पकड़ो, और ऐसे ऐसे नहीं पकड़ना सॉलिडली, इसको आराम से ऐसे ऐसे करके आराम से पकड़ो, बिल्कुल हल्के हाथ से। मैंने कहा अब क्या करना आपने, इस सर्कल के ऊपर बिल्कुल लाइट हाथों से, दबा के नहीं, बिल्कुल बिना प्रेस लगाए इसको ऐसे ऐसे करता जा, बनाने की कोशिश कर। मैंने कहा करता जा। तो एक जगह करता गया। मैंने कहा तूने सिर्फ काउंट करना है कि तो यहाँ पर 50 बार तो सर्कल बनाना है इसी में। तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे बनाता गया। अब कहीं स्टार्टिंग में पहले वो कभी इधर जा रहा था, कभी इधर जा रहा था, तो इसको इसके ऊपर। अब क्या, वो थोड़ी देर के बाद पेज फट गया, तो एक ही जगह घुमाता रहा। मैंने उसको बोला बेटा प्रेस नहीं करना, आराम से बनाओ। अब दोबारा सर्कल बनाओ। उसने दोबारा से क्या किया, एक सर्कल बनाया। किससे? अपने कड़े की हेल्प से सर्कल बनाया। अब मैंने कहा उसको प्यार से बिल्कुल लाइटली अपने हाथों को ऐसे रोटेट करता जा। अब वो कर रहा है। मैंने कहा टाइम काउंट कर, 2 मिनट बोले थे, 1 मिनट तो ऑलरेडी इसमें कंज्यूम कर लिया तूने, अब 1 मिनट और तूने घड़ी देख के इसको सिर्फ घुमाता जा रहा अपना हाथ को। तो बिल्कुल ऐसे करता गया। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके हाथ का जो फ्लो था, उसका हाथ का फ्लो वैसे ही बन गया जैसे था, जैसे सर्कल होता है।
अब जब उसका 2 मिनट खत्म हो गए, मैंने उसको बोला बस 1 मिनट तूने यहाँ लगा दिया, 1 मिनट यहाँ लगा दिया, अब तो एक काम कर, फ्रेश पेज पे बिना कड़े के खुद बनाने की कोशिश कर। अब उसने जब नेक्स्ट टाइम बनाया तो वो एकदम से उसका सर्कल बिल्कुल एक्यूरेट बन गया। कहता सर वाह सर, बाकी आपने 2 मिनट के अंदर कर दिया। तो देखो बच्चे, हर चीज़ सीखने का एक तरीका होता है। अगर सही तरीके से सीखोगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। सिर्फ आपने कभी दिमाग लगा के ये सोचा नहीं है कि उसको कैसे ईजी वे में सीखा जा सकता है। तो जिस दिन आपके मन में आ गया कि मेरे को ये चीज़ इंप्रूव करनी है, उस दिन दुनिया का कोई कमाई का लाल आपको रोक नहीं सकता उसको करने से, राइट। तो चलो बहुत हो गया, अब हम चलते हैं हमारे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट्स, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। अब हमारे क्वेश्चन के अंदर क्या है, दे आर सेइंग कि 3 सर्कल है, तीनों का रेडियस है 6 सेंटीमीटर ईच। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हुआ 6 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 सेंटीमीटर, तो ये रेडियस था, ये भी 6 सेंटीमीटर हुआ। तो टोटल BC कितना हुआ, 6 + 6 12, ये भी 6 + 6 12 हो गया, एंड सिमिलरली ये भी 12 हो गया। तो मतलब ABC इज़ अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, और ये जो एरिया है ये क्या बन गया, ये एरिया ऑफ सेक्टर हो गया ये वाला। सिमिलरली ये सर्कल था, ये रेडियस, ये भी रेडियस, तो रेडियस के बीच वाला एरिया ये भी सेक्टर हो गया और ये भी सेक्टर हो गया। तो 1 2 3 ये तीनों सेक्टर हो गए। नाउ दे सेइंग कि निकालना क्या है, इसके अंदर आपको शेडेड एरिया निकालना है। कौन सा एरिया, ये वाला एरिया, जो एरिया तीनों सर्कल के एनक्लोज हो रहा है, मतलब तीनों सर्कल तीनों सेक्टर के अंदर जो एरिया फॉल करता है, ये वाला एरिया। तो इस शेडेड एरिया को आपने निकालना है। तो 1 सेकंड सोच के बताओ कि इसको कैसे कर सकते हो आप। कुछ आया दिमाग में? नहीं आया कोई बात नहीं, जिसको आ गया वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। इसका मतलब आपके कंसेप्ट क्लियर है, आपने प्रैक्टिस की हुई है। जिसको नहीं आया कोई बात नहीं बेटा, मैं आपको सिखाऊंगा। देखिए, तो ये पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेंगे, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया याद है आपको? इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4a²। तो पहले एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल निकाल लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम एक सेक्टर का एरिया निकालेंगे, क्योंकि इसका रेडियस 6 है, और ईच एंगल कितना होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल में, 60 डिग्री, और ये एंगल कितना होगा, ये भी 60 डिग्री। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों एंगल जो होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं। इसका मतलब इसका रेडियस 6 है, इसका भी ये 6 सेंटीमीटर रेडियस, ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, तो रेडियस 6 है। इसका मतलब तीनों सेक्टर का एरिया भी सेम होगा। तो हमने क्या करना है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल में से एरिया ऑफ 3 सेक्टर माइनस करने हैं, 1 2 3, ठीक है। तो जब एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल में से एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स माइनस करेंगे तो बचेगा क्या, ये एरिया जो शेड किया हुआ है, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं। जिसको मेरे सिर्फ इतने हिंट देने से आपको समझ में आ गया है, आप वो वीडियो को पॉज कीजिए, उसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद फिर चेक करेंगे कि हमारा और आपका आंसर मैच हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। ये था स्मार्ट वर्क के साथ साथ में आप सीख भी रहे हो, हिंट मिलते इमीडिएटली आप एक्शन करना शुरू कर दिया। बहुत सारे बच्चे होंगे जो जिनको समझ में तो आ गया है कैसे कैसे करना है, फिर भी वो हिम्मत नहीं दिखाते उसको करने की। तो आपको ऐसा नहीं बनना, आपको स्मार्ट वर्क करना है। अगर आपको हिंट मिल गया, इमीडिएटली वीडियो पॉज कीजिए, उसको अपनी कॉपी में सॉल्व कीजिए, खुद कीजिए। उसके बाद वीडियो कंटिन्यू करके आप मैच करके देखिए कि हमारे साथ मैच हो रहा है आपका आंसर या नहीं हो रहा है। और अगर नहीं हो रहा होगा तो कोई बात नहीं, तो वीडियो में तो सीख ही जाओगे। क्लियर? नाउ पहले साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, पूरा लिखने के बजाय हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ट्राइंगल का साइन लगा के पोस्टऑफिस एंड LE, ट्राइंगल। साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल कितना हो जाएगा, ये 6 था, ये भी 6 था, 6 + 6 हो गया 12, तो ये आ गया 12 सेंटीमीटर। ओके, नाउ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल निकालेंगे। अब एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, जो भी साइड आएगी उसका स्क्वायर। साइड मतलब 12, तो 12 × 12, तो 4 3 × 12, तो 12 3 कितना हो गया, 12 3 36 टाइम्स √3। अब √3 की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है,
36√3 की वैल्यू हमारे पास गिवन है 1.73। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, तो इसका एरिया आ जाएगा 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गया, क्लियर। बट अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर। आप ऐसे भी कर सकते हो कि एरिया ऑफ एक सेक्टर निकालो, उसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, या हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो सीधे कैसे लिखते हैं, पहले लिखो शेडेड एरिया, शेडेड एरिया इक्वल टू शेडेड एरिया कितना होगा। अगर टाइम बचाना है तो शॉर्टकट यूज़ करना शुरू करो। एरिया मतलब AR लिखना है, AR फिर ब्रैकेट में ट्रायंगल ABC, तो इससे पता चलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC में से क्या माइनस करना, माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स, एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स, क्योंकि हमारे पास 3 सेक्टर थे, 1 2 3, राइट। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारे पास आ चुका है 62.28 माइनस, अब 3 सेक्टर से तो एक सेक्टर का एरिया होता है θ/360 इंटू πr², और क्योंकि यहां पर कितने सेक्टर्स हैं, 3 सेक्टर्स हैं, तो इसको पूरे का मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, राइट। तो अब थीटा की वैल्यू कितनी थी, 60 डिग्री थी, तो मैं यहां पर 60 इसको रब करके 60 पुट कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पास ब्लैक बोर्ड पर स्पेस कम है। तो मैं 60 6 जा, ये 6 से कटिंग होगी, अच्छा वैल्यू तो पुट करनी पड़ेगी। अब 3 2 जा, 2 बच गया। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं 62.28 माइनस, इधर बचा पाई की वैल्यू कितनी गिवन है 3.14, तो पाई की वैल्यू अपने यूज़ करनी है 3.14 मल्टीप्लाई बाय r², r कितना था 6, तो 6 टाइम्स 6 और साथ में नीचे डिनोमिनेटर में 2 था, नीचे 2 लिख देंगे तो 2 से कटिंग हो जाएगी, ये 2 3 जा, तो इसको कैलकुलेट कर कितना आ जाएगा हमारे पास 62.28 माइनस 56.52, इसको माइनस करो तो इसका आंसर आ जाएगा 5.76, क्योंकि एरिया था तो एरिया का यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो दिस इज माय फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे आपको ये आया इसी तरीके से आपको कुछ भी फिगर आ सकते हैं। जैसे सपोज मैं एक हिंट देता हूँ, सिर्फ अगला क्वेश्चन मैं करूँगा नहीं, आपको सिर्फ आइडिया दूंगा, इन केस आपको क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करना है। तो ये तो क्लियर हो गया आपको, ओके। अगर सेम क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आ सकता है, देखो एक स्क्वायर दिया जा सकता है, स्क्वायर के साइड गिवन होगी, एक स्क्वायर गिवन हो सकता है, तो स्क्वायर के चारों तरफ यहाँ पर एक सेक्टर, यहाँ पर दूसरा सेक्टर नहीं, क्वाड्रेंट भी हो सकता है। अब क्वाड्रेंट और सेक्टर में क्या फर्क होता है बेटा, क्वाड्रेंट मतलब 1/4 ऑफ सर्कल, तो अगर ये पूरा सर्कल है, अगर सर्कल का पोर्शन ये सेक्टर कहलाता है, तो सेक्टर में कोई भी एंगल कितने भी डिग्री का हो सकता है, लेकिन जो क्वाड्रेंट होता है, क्वाड्रेंट मतलब ये 90 डिग्री होगा। तो अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो हम इसको क्वाड्रेंट भी बोल सकते हैं, क्वाड्रेंट मतलब 1/4। तो 1/4 किसका, अगर मैं इस सर्कल को 4 पार्ट्स में डिवाइड करूं तो ये कहलाएगा एक क्वाड्रेंट, ठीक है। तो इस केस में क्या है, एक स्क्वायर गिवन था, स्क्वायर के अंदर 4 क्वाड्रेंट दिए हैं, तो अगर इसकी साइड कुछ भी लेते हैं, जैसे इसकी साइड मान लो दे दी है आपको 20 दे दी है, तो इसका मतलब रेडियस होगा 10, ये 10 हो गया, ये भी रेडियस 10 है, और एंगल होगा 90 डिग्री। तो 4 क्वाड्रेंट का एरिया माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, सॉरी एरिया ऑफ स्क्वायर बड़ा है तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लो, उसमें से एक सेक्टर का एरिया मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो, या इसको क्वाड्रेंट भी ले सकते हो। तो 4 क्वाड्रेंट का एरिया माइनस कर दो किसमें से, स्क्वायर में से, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये शेडेड एरिया भी निकाल सकते हो, ये वाला एरिया, ओके। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो भी इसी मेथड से आपने करना है, राइट। आई होप आपको क्लियर होगा। तो अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर, जो आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास इस बार क्या गिवन है,
वो कहता है एक राउंड टेबल है, राउंड टेबल के ऊपर एक हेक्सागोनल शेप में एक डिज़ाइन बना हुआ है और इस डिज़ाइन के आसपास ये जो डिज़ाइन है इसका एरिया निकालना है, ये शेडेड एरिया, डिज़ाइन का एरिया, ठीक है। तो इस सर्कल का जो रेडियस है, दे आर सेइंग उसका रेडियस है 28 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस 28 सेंटीमीटर गिवन है। अब क्योंकि ये हेक्सागन है, हेक्सागन की कितनी साइड्स होती है? 6, 1 2 3 4 5 6 साइड्स है। अब 6 साइड है, इसका थीटा आपके पास है नहीं है, थीटा मिसिंग है, क्योंकि एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए आपको थीटा जरूरी है, थीटा मतलब सेंटर एंगल जरूरी है, सेंटर एंगल तो आपके पास है नहीं है, तो इसको आप कैसे निकाल सकते हैं? और इस क्वेश्चन में उसने पूछा है कि एरिया ऑफ डिज़ाइन निकालने के बाद आपने उसको पर यूनिट कॉस्ट जो दी हुई है 3.5250 आई थिंक, हाँ, इस डिज़ाइन को बनाने की जो कॉस्ट है वो 3.50 पर सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट है। तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी इस डिज़ाइन को बनाने के लिए? तो दिस इज आवर क्वेश्चन। आपने क्या करना, पहले थीटा निकालना। थीटा कैसे निकलेगा? तो थीटा टोटल कितनी साइड्स है? 6 साइड्स है। तो अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन करता हूँ, ऐसे, तो 1 2 3 4 5 6 साइड्स है। तो थीटा निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, 360 डिवाइड बाय 6 कर दो, तो आपके पास थीटा निकल आएगा, क्योंकि टोटल कंप्लीट एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। अगर यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो यहाँ से पूरा घूमते हुए उसी पॉइंट पे आने के लिए हमें 360 डिग्री होता है, बट 360 को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है? 6 इक्वल पार्ट्स में, 1 2 3 4 5 6। तो आपने क्या करना, 360 को डिवाइड बाय 6 करेंगे तो आपके पास थीटा निकल आएगा। तो थीटा कैसे निकलेगा? थीटा निकलेगा 360 डिग्री जो कंप्लीट एंगल था उसको डिवाइड बाय पार्ट्स। कितने पार्ट्स हैं? 1 2 6 पार्ट्स है, तो इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्री। तो थीटा हमारे पास हो गया 60 डिग्री, राइट। तो अब आप इन सब को भूल जाओ, आप सिर्फ ये याद रखो कि ये क्या एक सेक्टर है और ये कॉर्ड है, ये क्या है? एरिया ऑफ सेगमेंट है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए हमारे पास वही फॉर्मूला जो हमने सिंगल फॉर्मूला आपको सिखाया था। तो पहले एरिया ऑफ डिजाइन, एरिया ऑफ डिजाइन कितना आएगा? 6 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ ईच सेगमेंट। तो हमारे पास जब एक सेगमेंट का एरिया आ जाएगा तो उसको मल्टीप्लाई बाय 6 कर देंगे तो 6 सेगमेंट का एरिया आ गया, राइट। तो अब 6 मल्टीप्लाई बाय, अब एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला क्या था? आर स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट थीटा पाई ओवर 360 डिग्री माइनस साइन थीटा बाय 2 डॉट कॉस थीटा बाय 2, ठीक है। अब 6 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर, थीटा की वैल्यू कितनी थी? 60 डिग्री आ गया हमारे पास, 60 ओवर 360 डिग्री इंटू पाई, पाई की वैल्यू गिवन तो नहीं है, नहीं, तो 22/7 माइनस साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 60 थी तो 60 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया? 30, क्योंकि थीटा की वैल्यू कितनी थी? यहाँ 60 थी, तो क्योंकि थीटा बाय 2 है तो 60 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 60 डिवाइड बाय 2 कितना होता? 30, साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री। तो इस डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो जब एक टर्म और दो टर्म्स के बीच में डॉट लगाओ तो इसका मतलब वो डेसिमल नहीं है, वो मल्टीप्लाई है। तो 6 टाइम्स आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? 28। तो यहाँ मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट नहीं करने वाला अभी। 6 6 या 36, 1/6, तो ये कटिंग हो जाएगी 3 11 सा, तो हमारे पास आया 11 ओवर 7 3 जा 21 माइनस साइन 30 डिग्री, कितना आ गया? साइन 30 हो गया 1/2 इंटू √3/2, राइट। अब 6 इंटू 28 इंटू 28, ये बाहर था, अंदर कितना बचा? ये तो 4 आया, तो 4 को इसका 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 4 जा
44 माइनस इधर √1 इंटू √3 बचा, √3 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना एलसीएम लेने के लिए, तो 21 इंटू दिस तो आएगा 21 √3 ओवर 21 इंटू 4। अब इसकी कटिंग करते हैं, ये न्यूमिनेटर है ये डिनोमिनेटर है, तो हम इसकी कटिंग कर सकते हैं, और ये तो ब्रैकेट के अंदर इसको छोड़ दो, 7 ज़ा, क्योंकि 7 4 ज़ा 28 होता है। अब ये 7 21 से कटिंग होती है, यस, किससे 7 3 ज़ा, ठीक है। अब 3 की कटिंग इससे 6 हो रही है, यस, 3 2 ज़ा 6। तो हमारे पास क्या बचा, पहले उसको क्लियरली लिख लेते हैं, 21 2 इंटू 28, और क्या बचा, यहाँ तो कुछ नहीं बचा, और इधर ब्रैकेट 44 माइनस 21 √3। तो अब इसमें वैल्यू डाल देते हैं हम लोग, 2 इंटू 28 44 माइनस, तो अब इसका आ गया 21 इंटू 1.73, तो ये आ जाएगा 56 मल्टीप्लाई बाई 44 माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 36.33, ठीक है। बच्चे समझ में आ रहा है, तो ये 56 मल्टीप्लाई बाय, तो ये आ जाएगा 7.67, इसको मल्टीप्लाई बाय 56 करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा, 52। ओके स्टूडेंट्स, तो आपके पास इसका एरिया आ गया, पूरे डिज़ाइन का एरिया इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे यहाँ कर लेते हैं, अब इसकी निकालनी है कॉस्ट। तो 1 सेंटीमीटर की कॉस्ट थी, यूनिटरी मेथड यूज़ करेंगे, सेंटीमीटर ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट थी 3.50 रुपीज़। कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइन। तो डिज़ाइन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी मेकिंग की, वो आ जाएगी, जो आपका ये आंसर आया 429.52 मल्टीप्लाई बाय 3.50 रुपीज़। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट इतनी थी, तो इतने सारे सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी होगी, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 1503.32 रुपीज़। तो हमारे पास आया ये। अब इसको राउंड ऑफ कर दो, तो अप्रॉक्स कर दो, क्योंकि ये 5 या 5 से छोटा है तो ये नंबर सेम रहेगा, तो इसको आंसर लिख सकते हैं ₹1503 अप्रॉक्स। तो ये हमारा अप्रॉक्स इतने रुपए आएंगे। अच्छा बच्चों, इस क्वेश्चन में जब भी रूट की वैल्यू आती है, √3 होता है या पाई होता है, वहाँ पर वैल्यू में थोड़ा सा वेरिएशन आ सकता है डेसिमल्स में। वो वेरिएशंस क्यों आता है, क्योंकि एक्चुअली जो रूट की वैल्यू, हम √3 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1.73 है। कई बच्चे उसको एग्जैक्ट वैल्यू ले सकते हैं 1.732, तब भी डेसिमल में डिफरेंस आ जाएगा। और सेकेंडली अगर 3.14 यहाँ पर पाई की वैल्यू गिवन है, जैसे यहाँ पर हमने लिए 22/7, अगर इसकी जगह कोई बच्चा ले लेगा 3.14, तो भी उसकी वैल्यू में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। तो इसलिए ऐसे वाले क्वेश्चन में घबराने की जरूरत नहीं है। अगर डेसिमल में कुछ अंतर ऊपर नीचे हो जाता है तो आपका भी आंसर एक्यूरेट आएगा। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। अब इसी के साथ ही बच्चों, आपको फिर से एक बार रिमाइंड करवा दूँ, हमने एक टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। उसका बेनिफिट क्या होगा, जितने भी क्वेश्चन हमने आज किए हैं इसकी लिस्ट वहाँ पर मिल जाएगी PDF के फॉर्म में, और इसके अलावा सिमिलर टाइप के सम्स हम आपको एक और PDF में अपलोड करके दे देंगे, ताकि आप उसको डाउनलोड करके आप उसकी प्रैक्टिस कर सको। और मैं कोशिश करूँगा तो उसके आंसर भी अगर मिल सके तो वो भी उसमें अपलोड कर दूँगा, ताकि आप आंसर टैली कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको जो भी मैंने कंसेप्ट समझाए आपको समझ में आया होगा। फिर भी बच्चों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है या मेरा स्टाइल ऑफ टीचिंग आपको समझ में आ रहा है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं इसी तरीके से वैल्यूएबल कंटेंट आपके लिए लाता जाऊंगा। और बच्चों, जिसने मेरे वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरी रिक्वेस्ट है उनको सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने जो साथी है, आपके साथी जिनको इसकी ज़रूरत है, आप उसको मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि
मेरी नॉलेज उनको भी थोड़ी मिल सके। आई होप आपको समझ में आया होगा जो भी मैंने समझाया। तो अब मेरे को इजाज़त दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। Thanks for watching our video.